तसव्वुर करें आपकी तिल की फसल बिल्कुल हरी भरी है, पौधे तेजी से कद कर रहे हैं और आप एक बहुत ही शानदार पैदावार का ख्वाब देख रहे हो। बिल्कुल। लेकिन फिर अचानक होता यह है कि महज चंद दिनों के अंदर खेत के एक हिस्से में पौधे ऐसे सूख कर गिरने लगते हैं जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से उनकी जड़ें ही काट दी हों। या फिर उससे भी ज्यादा अजीब मंजर देखने को मिलता है। मतलब फूलों की जगह पत्तों के अजीबोगरीब गुच्छे बन जाते हैं। अरे हाँ, और बीज का तो नामो निशान तक नहीं होता। किसान की महीनों की मेहनत और लाखों की सरमायाकारी पर बस पानी फिर जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के इस खुसूसी और तफसीली तालीमी सेमिनार में हमारे तमाम किसान भाइयों और ज़राअत से लगाव रखने वाले दोस्तों को खुशामदीद। आज का ये गहरा जायजा हमारी माइशत की शहरक यानी तिल की फसल पर है। जी हाँ, तिल की फसल पर। आज हम देखेंगे कि वो कौन से गैर मरी दुश्मन हैं जो हमारी फसल को खामोशी से खा जाते हैं और हम साइंस की मदद से उनका रास्ता कैसे रोक सकते हैं। देखें, ये मौजू इसलिए भी इंतहाई हसास है क्योंकि ज़राअत में अंधेरे में तीर चलाने की वाकई कोई गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल नहीं। आज के इस जायजे की बुनियाद महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब के मुस्तनिद आदाद शुमार और हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट की बरसों की तहकीक पर मबनी है। यानी हम कोई हवाई बातें नहीं कर रहे। बिल्कुल भी नहीं। हमारा मकसद महज मालूमात देना नहीं है, बल्कि उन किसान भाइयों को जो इस वक्त अपने मोबाइल फोन के जरिए हमसे जुड़े हैं, इस काबिल बनाना है कि वो खेत में खड़े होकर एक ज़रई साइंसदान की तरह सोच सके। क्या बात है, एक ज़रई साइंसदान की तरह। जी, हम उन 5 बड़ी बीमारियों की जड़ तक जाएंगे जो तिल की फसल को तबाह करती हैं। मतलब हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या करना है, बल्कि ये समझेंगे कि वो बीमारियां हमला कैसे करती हैं। और हमारा तजवीज करदा इलाज आखिर काम कैसे करता है। और इसी मकसद के लिए आज हम एक तफसीली प्रेजेंटेशन का सहारा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। जिसकी हर स्लाइड देखने और सुनने वालों के लिए एक नया जाविया खोलेगा। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सेसेमी तिल, डिजीज एंड कंप्लीट कंट्रोल। अच्छा, इससे पहले कि हम बीमारियों की तफसील में जाएं, यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि आज हम जिन तकनीकी हकायक और हल पर बात करेंगे, जी वो JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के सीनियर सॉइल साइंटिस्ट माहिर जनाब मोहम्मद जावेद कमर की तवील मेहनत और रिसर्च का निचोड़ है। हाँ, जनाब मोहम्मद जावेद कमर साहब। जी, ये उनकी वो ठोस तहकीक है जिसने हमें बीमारियों की दुरुस्त तशखीस और उनके साइंसी इलाज के काबिल बनाया है। उनकी रिसर्च बताती है कि ज़राअत महज बीज को मिट्टी में दबाने का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक मुकम्मल बायोलॉजिकल जंग है। अरे वाह, बायोलॉजिकल जंग। बिल्कुल। मिट्टी के अंदर करोड़ों खुर्दबीनी जानदार हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं और कुछ इंतहाई खतरनाक दुश्मन। अगर हमारे काश्तकार इस तहकीक की रोशनी में दुश्मन की नफ्सियात को समझ लें तो नुकसान को 0 तक लाया जा सकता है। ये बात बहुत दिलचस्प है। तो आइए दुश्मन को पहचानने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इंट्रो टू सेसमे डिजीजेस। जी, जब हम तिल की फसल को दरपेश खतरात की बात करते हैं तो फफूंदी और बैक्टीरियल बीमारियां सबसे बड़ा माशी खतरा समझी जाती हैं। बिल्कुल समझी जाती हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? मतलब किसानों के लिए कीड़े मकोड़ों का हमला भी तो नुकसानदेह होता है, फिर इन फंगल बीमारियों को इतनी तशवीश की निगाह से क्यों देखा जाता है? देखें, उसकी वजह उनका काम करने का तरीका है। एक सुंडी या कीड़ा जब पत्ते खाता है तो किसान को वो साफ नजर आ जाता है। सही, कीड़ा तो सामने होता है। लेकिन फफूंदी का हमला बहुत खामोश होता है। ये पौधे के अंदरूनी निजाम में सरायत कर जाती है। यानी जब तक जाहिरी अलामात नजर आती हैं, तब तक पौधा अंदर से मुकम्मल खोखला हो चुका होता है। इसीलिए इसका माशी असर इंतहाई भयानक है। ओहो, मतलब जब तक पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। जी, यही वजह है कि हम बर वक्त तशखीस पर इतना जोर देते हैं। किसान को ये मालूम होना चाहिए कि बीमारी आने से पहले उसका तदारुक कैसे करना है। सही। अगर मामूली सी अलामत भी नजर आए तो पूरी फसल को कैसे बचाना है। बीमारी को फैलने का मौका देना दरअसल अपनी जेब को आग लगाने के मुतरादिफ है। ये तो वाकई एक अलार्मिंग सूरत हाल है और मुझे यकीन है कि हर किसान यही सोचेगा कि इस हमले का इंतजार करने के बजाय पहले ही कोई कदम उठाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसी मुनासबत से अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है प्री सोइंग डिफेंस। नाम से ही जाहिर है, बोने से पहले का दिफा। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, क्या वाकई हम फसल को जमीन में उतारने से पहले ही बीमारियों से लड़ने का कोई मौसर इंतजाम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी अभी तो बीज हमारे हाथ में है ना, जमीन तो दूर की बात है। देखिए, यही तो वो नुक्ता है जहाँ किसान सबसे बड़ी मात खाते हैं। वो सोचते हैं कि जब पौधा बड़ा होगा और बीमारी आएगी तो तब स्प्रे करेंगे। आमतौर पर यही सोच होती है। हालांकि दिफा का पहला और सबसे मजबूत मोर्चा बीज खुद है। इस अमल को सीड ट्रीटमेंट या बीज को जहर लगाना कहते हैं। अच्छा। और ये कोई मशवरा नहीं है, बल्कि ज़राअत में एक लाजमी अमल है। जरा रुकिए, जहर लगाने के इस अमल की साइंस क्या है? मतलब ये काम कैसे करता है? हम किसान भाइयों को सख्ती से हिदायत करते हैं कि वो थियोफेनेट मिथाइल नामी जहर
2.5 ग्राम फी किलो बीज के हिसाब से लाजमी इस्तेमाल करें। थियोफेनेट मिथाइल 2.5 ग्राम। बिल्कुल, जब आप बीज को ये जहर लगाते हैं तो होता ये है कि बीज के गिर्द एक कीमियाई गुलाफ चढ़ जाता है। एक कोटिंग मिल जाती है। जी, बाज औकात बीमारी की फफूंदी बीज के अपने अंदर छुपी होती है। ये जहर पहले उसे मारता है, फिर जब ये बीज जमीन में जाता है तो इर्द गिर्द की मिट्टी में मौजूद खतरनाक फफूंदी भी उस पर हमलावर नहीं हो सकती। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि वो जहर का गिलाफ बीज को एक हिफाजती हिसार फराहम करता है। ये एक तरह से बीज को बुख्तरबंद लिबास पहनाकर मैदान जंग में उतारने के मुतरादिफ है। वाह, बुख्तरबंद लिबास की मिसाल बहुत शानदार है। इसका मतलब है कि बीज को जहर ना लगाना उसे नहते दुश्मन के सामने फेंकने के बराबर है। 100% दुरुस्त। अब हम जरा इन दुश्मनों की बात करते हैं जो मैदान जंग में घात लगाए बैठे हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है डिजीज 1, स्टेम रूट रॉट। जी, आम जबान में इसे तने और जड़ का गलाव कहते हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक फफूंदी की वजह से फैलती है जो मिट्टी में मौजूद होती है। इसकी साइंस क्या है? तकनीकी लिहाज से इस बीमारी का सबब बनने वाला मुजरिम एक फंगस है जिसे मैक्रोफोमीना कहते हैं। मैक्रोफोमीना? जी, ये मिट्टी में एक टाइम बम की तरह छुपी रहती है। इसके हमले की हिकमत अमली बहुत जालिमाना है। ये पौधे की जड़ों की बैरूनी तह को गलाना शुरू करती है। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये किसी एक मरहले तक महदूद नहीं रहती। अगर पौधा छोटा है तो ये इसे शुरू में ही खत्म कर देगी। और अगर बड़ा हो तो? अगर पौधा अपनी आखिरी स्टेज पर है और फसल पकने के करीब है, तब भी ये फंगस हमला करके पूरी फसल को खुश्क कर सकती है। ये तो वाकई बहुत चालाक दुश्मन है। लेकिन एक किसान कैसे पहचानेगा कि उसके खेत में मैक्रोफोमीना ने हमला कर दिया है? उसकी कुछ खास निशानियां हैं। इस सवाल के जवाब के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है स्टेम रूट रॉट सिम्टम्स। तो किसान भाइयों के लिए वो कौन सी बसरी अलामात हैं जिन्हें देखकर वो फौरन खतरे की घंटी बजा दें? उसकी 4 बड़ी और वाज़ेह निशानियां हैं। सबसे पहले किसान को जमीन की सतह के बिल्कुल करीब पौधे के तने को देखना होगा। अच्छा, तने का निचला हिस्सा? जी, तना काला होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसी निचले हिस्से पर गहरे भूरे रंग के धब्बे जाहिर होंगे। काले और भूरे धब्बे। और अगर शक हो तो एक पौधे को जमीन से उखाड़ कर देखें। अगर माइक्रोफोमीना का हमला है तो जड़ें सफेद और सेहतमंद होने के बजाय मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुकी होंगी। अरे बाप रे। और चूंकि जड़ें पौधे का मुंह होती हैं, जहां से वो खुराक लेता है, तो जब जड़ें ही खत्म हो जाएंगी तो पूरा पौधा इंतहाई तेजी से सूख कर मुरझा जाएगा। बिल्कुल, मतलब अगर पानी खींचने वाली मोटर ही जल जाए तो टैंकी तक पानी कैसे पहुंचेगा? बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने। लेकिन अगर ये फंगस इतनी खतरनाक है तो इसे जान कैसे छुड़ाई जाए? आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है स्टेम रूट रॉट स्प्रेड एंड कंट्रोल। जी, इसके हल मौजूद हैं। एक हल तो बीज को जहर लगाना है जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा बड़ा हल जो मैं देख रहा हूँ वो फसलों का हेर फेर है, यानी क्रॉप रोटेशन। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन है। सिर्फ फसल बदलने से मिट्टी में मौजूद एक फंगस कैसे मर सकती है? मतलब वो तो वहीं मिट्टी में ही रहेगी ना। देखिए, ये बहुत ही मंतिकी सवाल है। दरअसल हर फंगस की एक मखसूस खुराक होती है। मैक्रोफेमिना फंगस को तिल की जड़ें बहुत पसंद है। अच्छा। अगर किसान एक ही खेत में हर साल तिल लगाएगा तो फंगस को हर साल उसकी पसंदीदा खुराक मिलेगी और इसकी आबादी करोड़ों से अरबों में चली जाएगी। तो हेर फेर कैसे काम करता है? फसलों के हेर फेर का मतलब है कि आप उस खेत में कोई ऐसी फसल लगा दें जैसे मकई या चौरी जिस पर ये फंगस जिंदा नहीं रह सकती। अरे वाह। जब उसे 2 या 3 साल तक खुराक नहीं मिलेगी तो वो फंगस मिट्टी के अंदर ही भूख से मर जाएगी, यानी पैथोजन स्टार्वेशन। जी बिल्कुल। और तीसरा फौरी हल ये है कि खेत में जहाँ मुतासरा पौधा नजर आए उसे फौरन जड़ से उखाड़ कर तलफ कर दें ताकि वो बीमारी आगे न फैल सके। यानी दुश्मन की सप्लाई लाइन ही काट देना। बेहतरीन। अब एक और बीमारी का रुख करते हैं जो पौधे को खुश्क करती है, लेकिन उसका तरीका वारदात बिल्कुल अलग है। जी हाँ। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है डिजीज 2, विल्ट, जिसे हम उखेड़ा कहते हैं। जी, उसे हम उखेड़ा की बीमारी कहते हैं। अगर मैं इसे आम फेम अंदाज में समझने की कोशिश करूं तो पौधे के अंदर मौजूद पानी और खुराक ले जाने वाली नालियों का जो निजाम है, यानी वेस्कुलर सिस्टम, जी, वो बिल्कुल एक गांव की पानी की पाइपलाइन की तरह है जो जड़ों से पानी लेकर पत्तों तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही। तो उखेड़ा दरअसल इसी पाइपलाइन की तबाही का नाम है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल, आपने तरसीली निजाम की बिल्कुल दुरुस्त मिसाल दी। और इस पाइपलाइन को तबाह करने वाले मुजरिम का नाम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। जी। अब ये रूट रॉट की तरह जड़ों को बाहर से नहीं गलाता, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म हमला करता है, मतलब सिस्टेमिक इन्फेक्शन है। अच्छा, तो ये अंदर जाता है? बिल्कुल। ये फंगस मिट्टी से जड़ों के अंदर दाखिल होती है और सीधा पौधे की उन बारीक पानी की नालियों में पहुंचकर अपनी अफजाइश शुरू कर देती है। ये फंगस वहाँ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पानी की नाली मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती है। तो जब पानी ऊपर पत्तों तक जाएगा ही नहीं तो पौधा तो कुदरती तौर पर सूखने लगेगा। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी ने पाइप में सीमेंट भर दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन किसान को कैसे पता चलेगा कि पौधा उखेड़ा की वजह से सूख रहा है या किसी और वजह से?
इसकी तशखीस के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है विल्ट सिम्टम्स। जी, जब पाइपलाइन बंद होती है तो बाहर से पौधे पर क्या असरात मुरतब होते हैं? क्योंकि पानी की तरसील रुक गई है, इसलिए सबसे पहली अलामत ये होती है कि पत्ते तेजी से पीले पड़ने लगते हैं। पीले पड़ना। जी, और नीचे की तरफ लटक जाते हैं जैसे उन्हें कई दिनों से पानी ना मिला हो। और ये सूखने का अमल हमेशा पौधे के निचले हिस्से से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है। सही। लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए हतमी तशखीस का एक बहुत ही जबरदस्त और तकनीकी तरीका भी है। अच्छा, वो तरीका क्या है? किसान को चाहिए कि एक पीले और मुरझाते हुए पौधे को काट ले, फिर उसके तने को चाकू से बिल्कुल दरमियान में से काटे, जैसे हम गाजर को गोलाई में काटते हैं। यानी क्रॉस सेक्शनल कट। बिल्कुल। जब वो तने के अंदरूनी हिस्से को देखेगा तो अंदरूनी नालियाँ, जो आमतौर पर सफेद या हल्के सब्ज रंग की होनी चाहिए, उनका रंग तब्दील होकर भूरा हो चुका होगा। ये भूरापन अंदर मौजूद फंगस और ब्लॉक शुदा नालियों की वाज़ेह निशानी है और इस बात की हतमी मोहर है कि खेत में उखेड़ा आ चुका है। अरे वाह, ये टेक्निक तो किसानों को अपना खुद का लेबोरेटरी टेस्ट करने के काबिल बना देगी। जबरदस्त। जी बिल्कुल। लेकिन ये बीमारी फैलती कैसे है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है विल्ट स्प्रेड एंड कंट्रोल। एक आम किसान तो यही सोचता है कि फसल को जितना ज्यादा पानी मिलेगा वो उतनी हरी भरी होगी। यही तो मसला है। तो फिर हम उखेड़ा में ये क्यों देख रहे हैं कि पानी ही पौधे का दुश्मन बन रहा है? क्या ये बात मुतजाद नहीं? देखिए, ये ज़राअत की सबसे बड़ी गलत फहमी है। ज्यादा पानी जिंदगी नहीं बल्कि बाज हालात में मौत का पैगाम होता है। वो कैसे? खास तौर पर अगर पानी खेत में खड़ा रह जाए। मैं यहाँ एक इंतहाई अहम तकनीकी उसूल बयान करना चाहती हूँ। खेत में पानी खड़ा होने से बचाना उन फफूंदी वाली 50% बीमारियों का वाहिद और सबसे मौसर इलाज है। 50%? सिर्फ पानी रोकने से? बिल्कुल। जब पानी खड़ा रहता है तो जड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाती हैं और खड़े पानी में ये फ्यूजेरियम फंगस तेजी से तीर कर एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचती है। ओह, तो वो पानी को ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करती है। जी, इसलिए खेत की निकासी आपको बेहतर बनाएं और हमेशा ऐसी इकसाम काश्त करें जो हुकूमत की तरफ से तस्दीक शुदा हो और जिनमें बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत मौजूद हो। यानी पानी लगाना है लेकिन उसे खेत में तालाब नहीं बनने देना। बात बिल्कुल वाज़ेह है। जी बिल्कुल। अब एक ऐसी बीमारी की तरफ आते हैं जो किसानों को बहुत कंफ्यूज करती है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है डिजीज 3, कॉलर रॉट। कॉलर रॉट। ये भी जड़ और तने का गलाव है। मेरे जहन में ये सवाल शिद्दत से पैदा हो रहा है कि ये कॉलर रॉट पिछली बीमारी उखेड़ा या रूट रॉट से कैसे मुख्तलिफ है? पौधा तो इसमें भी सूख और मर ही रहा है। देखिए, फर्क इनके हमलावर होने के तरीके और जरासीम की नौयत में है। कॉलर रॉट का मुजरिम एक फंगस नुमा जरासीम फाइटोपेथोरा मेगास्पर्मा है। फाइटोपेथोरा मेगास्पर्मा। जी, ये पानी में पैदा होने वाली एक इंतहाई खतरनाक फफूंदी है। ये उखेड़ा की तरह अंदरूनी नालियों में नहीं घुसती और ना ही जड़ों को नीचे से गलाती है। तो फिर ये करती क्या है? ये सीधा पौधे के कॉलर पर हमला करती है। कॉलर पौधे का वो इंतहाई हसास हिस्सा है जहाँ जड़ खत्म होती है और तना शुरू होता है, यानी मिट्टी की सतह के बिल्कुल ऊपर वाला जोड़। अच्छा, जोड़ पर। जी, ये जरासीम उस जोड़ पर हमला करके उसे मुकम्मल तौर पर गला देता है। इसका मतलब है कि बुनियाद को ही काट दिया जाता है। तो इसकी जाहिरी अलामात क्या होंगी? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कॉलर रॉट सिम्टम्स। जी, अगर फंगस ने बिल्कुल जोड़ पर हमला किया है तो क्या पौधा उखेड़ा की तरह आहिस्ता आहिस्ता पीला होगा? बिल्कुल नहीं। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो किसान को समझना है। अच्छा, चूंकि बुनियाद कट चुकी होती है, इसलिए एक हरा भरा और सेहतमंद नजर आने वाला पौधा अचानक जमीन पर गिर जाता है। अरे जी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी लकड़हारे ने उसे कुल्हाड़ी से काट कर गिरा दिया हो। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि कॉलर रॉट में पौधा गिरने के फौरन बाद भी उसके ऊपर वाले पत्ते कुछ हद तक सब्ज और ताजा दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? तना तो कट गया। ऐसा इसलिए होता है कि पौधे की अंदरूनी नालियों में अभी पानी मौजूद होता है और ऊपर से पौधा सेहतमंद होता है, सिर्फ उसका जमीन के साथ जोड़ खत्म हो चुका होता है। जबकि उखेड़ा में पत्ते पहले पीले होते हैं और सूखते हैं। ये फर्क जानना इलाज का फैसला करने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन घर तो गिर गया। बहुत खूबसूरत मिसाल दी। तो इसे रोका कैसे जाए? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कॉलर रॉट स्प्रेड एंड कंट्रोल। चूंकि आपने इसे वाटर मोल्ड कहा, तो जाहिर है खड़ा पानी इसके लिए भी किसी नर्सरी से कम नहीं होगा। 100% दुरुस्त। ये फंगस पानी में तैरने वाले स्पोर्स पैदा करती है, इसलिए सबसे पहला कदम खेत से पानी का फौरी इनखला है। मतलब ड्रेनेज। जी, खेतों में गहरी नालियां बनाएं और जमीन की लेजर लेवलिंग को यकीनी बनाएं ताकि पानी किसी एक जगह खड़ा होकर तालाब न बनाए। सही। और जहां बीमारी का हमला नजर आए वहां मुतासरा पौधों के इर्द गिर्द तजवीज करदा फफूंदी कुछ अद्वियात को पानी के साथ फ्लड करें ताकि मिट्टी में मौजूद फंगस को वहीं रोका जा सके। बेहतरीन। अब हम तिल की फसल के एक ऐसे दुश्मन की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर ही किसान कांप उठते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है डिजीज 4, फिलोडी। फाइलियोडी। किसान भाइयों में ये बीमारी तिल का बटूर के नाम से मशहूर है। मुझे जहाँ तक अंदाजा है, काश्तकार इसे एक बहुत ही खतरनाक फफूंदी वाली बीमारी समझते हैं और इस पर हजारों रुपए के फंजीसाइड स्प्रे कर डालते हैं। क्या ये वाकई इतनी खतरनाक फंगस है?
रुकिए, और हमारे सुनने वाले किसान भाई इस बात को बहुत गौर से सुने, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा साइंसी इंकिशाफ है। अच्छा, क्या इंकिशाफ है? तिल का बटूर यानी फाइलियोडी सिरे से कोई फफूंदी है ही नहीं। क्या मतलब? अगर ये फफूंदी नहीं है तो फिर क्या है? किसान तो सालों से इसे फंगस समझकर स्प्रे कर रहे हैं। जी हाँ, और इसी गलतफहमी में लाखों रुपए जाया होते हैं। ये दरअसल एक मखसूस किस्म का बैक्टीरिया नुमा जरासीम है जिसे फाइटोप्लाज्मा कहा जाता है। फाइटोप्लाज्मा? जी, इसका तरीकाकार फंगस से बिल्कुल अलग है। ये पौधे को सूखने या मुरझाने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि ये सीधा पौधे के डीएनए और तौलीदी निजाम को हाईजैक कर लेता है। डीएनए हाईजैक? जी, ये पौधे को बेवकूफ बनाता है और उसके फूल बनने के अमल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि तिल के बीज बनने का अमल 100% रुक जाता है। ये तो किसी साइंसी फिल्मों जैसी कहानी लग रही है। डीएनए को हाईजैक करना, तो फिर पौधा दिखने में कैसा हो जाता है? उसकी जाहिरी शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फिलोडी सिम्पटम्स। क्या किसान इसे दूर से पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। फाइटोप्लाज्मा के हमले के बाद पौधे के फूल शदीद जिनियाती तब्दीली का शिकार हो जाते हैं। जहाँ खूबसूरत फूल बनने थे, वहाँ पत्तों का एक घना और अजीब सा गुच्छा बन जाता है, जिसे हम बटोर कहते हैं। ये साख्तें सब्ज, पत्तों जैसी और मुड़ी तिड़ी होती हैं। अच्छा, तो फूल गायब हो जाते हैं? जी, और चूंकि फूल ही तब्दील हो गए हैं, तो ना कोई फली बनती है और ना ही बीज। पौधा हरा भरा तो रहता है, लेकिन वो एक तरह से बांझ हो जाता है। किसान के लिए इस पौधे की पैदावार 0 हो जाती है। ओह, एक हरा भरा पौधा जिस पर कोई फल नहीं। वाकई किसान के लिए इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। लेकिन मेरा दिमाग एक और सवाल पर अटक गया है। जी पूछे। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फिलोडी स्प्रेड मैकेनिज्म। अगर ये फफूंदी नहीं है जो मिट्टी में पैदा हो, और अगर ये बीज में भी नहीं होती, तो फिर ये खेत के एक पौधे से दूसरे पौधे तक छलांग कैसे लगाती है? इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कीड़े मकोड़े हैं। ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ कीड़ों के जरिए फैलती है। अच्छा, कीड़ों के जरिए? जी, और इसका बुनियादी मुजरिम एक रस चूसने वाला कीड़ा है, जिसे हम लीफ हॉपर या जैसिड कहते हैं। जैसिड? जब एक जैसिड किसी भटोर वाले बीमार पौधे के पत्ते पर बैठकर अपनी सुई नुमा चोंच से उसका रस चूसता है, तो ये फाइटोप्लाज्मा एक सिरिंज की तरह उस कीड़े के जिस्म में चला जाता है। सिरिंज की तरह? बिल्कुल। फिर जब वही कीड़ा उड़कर किसी सेहतमंद पौधे का रस चूसता है, तो वो उन जरासीम को वहाँ मुंतकिल कर देता है। एक कीड़ा दिन में दर्जनों पौधों पर बैठता है और यूं ये बीमारी जंगल की आग की तरह खेत में फैल जाती है। वाह, क्या कमाल की और खतरनाक बायोलॉजी है। मतलब जैसिड कीड़ा असल में वो सिरिंज है जो जहर फैला रही है। बिल्कुल दुरुस्त तशबीह दी आपने। तो इसका हल क्या है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फाइलोडी कंट्रोल। यहाँ किसानों की वो गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है, जिसका आपने भी जिक्र किया। जी, सबसे बड़ी हिदायत जिसे किसान भाइयों को अपने पल्लू से बांध लेना चाहिए, वो ये है कि इस बीमारी पर फफूंदी कश अद्वियात स्प्रे करना बिल्कुल बेवकूफी और पैसों की बर्बादी है। तो फिर क्या करें? इस बीमारी का वाहिद और हतमी हल इस कीड़े यानी जैसिड को मारना है। जैसे ही खेत में जैसिड नजर आए, फौरी तौर पर सिस्टमैटिक कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे करें। रुकिए, ये सिस्टमैटिक से आपकी क्या मुराद है? क्या ये आम स्प्रे से मुख्तलिफ है? हम आम कीड़े मार दवा क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? देखिए, ये बहुत उम्दा सवाल है। आम या कॉन्टैक्ट स्प्रे सिर्फ उस कीड़े को मारता है जिसके ऊपर दवा गिरती है, लेकिन जैसिड तो पत्तों के नीचे छुपा होता है। सिस्टमिक स्प्रे की खूबी ये है कि जब आप इसे पौधे पर स्प्रे करते हैं, तो दवा पौधे के अंदर जज्ब होकर उसकी रगों और रस में शामिल हो जाती है। अच्छा, यानी पौधा अंदर से? जी, अब पौधा खुद अंदर से जहरीला हो जाता है। जैसे ही जैसिड आकर रस चूसेगा, वो मर जाएगा। जैसिड के मुकम्मल खात्मे के लिए इमेडाक्लोप्रिड जैसी सिस्टमिक अद्वियात का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन साबित होता है। ये तो वाकई एक कारी ज़र्ब है, पौधे को ही कीड़े के लिए जहर बना देना। लेकिन उन पौधों का क्या करें जो पहले से बटौर का शिकार हो चुके हैं? उनके लिए अलग हिकमत अमली है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फिलोडी इरेडिकेशन। क्या इन मुतासरा पौधों को खेत में यूं ही रहने दिया जाए? हरगिज नहीं। जब तक वो बीमार पौधा खेत में खड़ा है, वो इस जरासीम की फैक्ट्री है। फैक्ट्री? जी बिल्कुल। हमारी सख्त हिदायत है कि मुतासिरा पौधे को फौरी तौर पर हाथ से जड़ समेत उखाड़ लें। इसे वहीं खेत की मेंढ पर ना फेंकें, बल्कि काश्तशुदा रकबे से बहुत दूर ले जाएं। और इसे मुकम्मल तौर पर जलाकर राख कर दें या जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें, ताकि कोई कीड़ा दोबारा उस तक ना पहुंच सके। सफाई इस बीमारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। बेशक, जड़ से उखाड़ फेंकना ही मसले का असल हल है। अब हम अपनी आज की आखिरी बड़ी बीमारी की तरफ चलते हैं। जी। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है डिजीज 5 स्टेम ब्लाइट। ये 5वीं बीमारी, जिसे तने का झुलसाव भी कहते हैं। ये क्या बला है और ये कैसे काम करती है? देखें, ये तने और पत्तों दोनों की एक इंतहाई खतरनाक फफूंदी वाली बीमारी है। इसके जरासीम को तकनीकी जबान में डिडिमियला ब्रायोनिया कहा जाता है। डिडिमियला ब्रायोनिया? जी, ये बीमारी हवा के जरिए फैलती है और पौधे के तने पर शदीद झुलसाव का बायस बनती है। अगर बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए, तो ये पत्तों को बिल्कुल जलावा रूप दे देती है।
जलावा। जी, ऐसा लगता है जैसे खेत में किसी ने तेजाब या आग फेंक दी हो। आग लगने जैसा मंजर, ये तो बहुत खौफनाक है। इसे शुरू में कैसे पहचाना जाए? इसकी इब्तिदाई अलामात बहुत वाज़ेह होती हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है स्टेम ब्लाइट सिम्टम्स एंड कंट्रोल। तो किसान को किस अलामत की तलाश में रहना चाहिए? इब्तिदा में तने और पत्तों पर ऐसे धब्बे जाहिर होते हैं जैसे उनके अंदर पानी भरा हो, जिन्हें हम वाटर सोक्ड लीजन्स कहते हैं। पानी भरे धब्बे? जी, ये धब्बे इस बात की निशानी है कि फंगस ने खलियों को तोड़ना शुरू कर दिया है, और यही वो सुनहरी वक्त है जब किसान को एक्शन लेना चाहिए। अगर ना ले तो क्या होगा? क्योंकि ये पानी भरे धब्बे बहुत तेजी से अपना रंग बदलते हैं और जले हुए झुलसे हुए गहरे निशानात में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका इलाज क्या है? इसका बेहतरीन इंसदाद ये है कि इब्तिदाई अलामात जाहिर होते ही वसीउल असर फफूंदी कुछ अद्वियात का स्प्रे किया जाए। बिलखुसूस इजॉक्सिस्ट्रोबिन या डाइफिनोकोनाजोल का इस्तेमाल इस झुलसाव को वहीं रोक देता है। एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल, जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कंक्लूजन एंड समरी। जी, तो मोहतरम देखने और सुनने वालों, आज के इस तफसीली तालीमी जायजे को समेटते हुए हम एक बार फिर अहम तरीन नुकात का खुलासा पेश करते हैं। किसान भाइयों को ये बात जहन में नश्र कर लेनी चाहिए कि मिट्टी से पैदा होने वाली फफूंदी की बीमारियां जैसे रूट रॉट, विल्ट, कॉलर रॉट और स्टेम ब्लाइट, जी, और फाइटोप्लाज्मा से पैदा होने वाली बीमारी यानी तिल का बटोर, उन दोनों के इलाज में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल फर्क है। जैसा कि हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट की इस प्रेजेंटेशन ने साबित किया, खेत में पानी का खड़ा होना 50% फफूंदी वाली बीमारियों की जड़ है। उसे हर कीमत पर रोके। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बटोर को रोकने के लिए फंजीसाइड्स पर पैसे बर्बाद करने के बजाय सिर्फ रस चूसने वाले कीड़े यानी जेसिड का फौरी खात्मा ही वाहिद हल है। बिल्कुल दुरुस्त खुलासा पेश किया आपने। और इस तमाम साइंसी गुफ्तगू के बाद मैं अपने काश्तकारों को एक फिक्री सवाल पर सोचने की दावत देना चाहती हूँ, जो हमारे मुस्तकबिल की ज़राअत तय करेगा। जी, वो क्या सवाल है? हम सब देख रहे हैं कि दुनिया भर में और खास तौर पर हमारे खत्ते में मौसमियाती तब्दीलियाँ कितनी तेजी से आ रही हैं। इन तब्दीलियों और बढ़ते हुए दर्जाए हरारत की वजह से जेसिड जैसे कीड़े मकोड़े अब नए इलाकों में भी फैल रहे हैं और उनके हमले का वक्त भी बदल रहा है। ये तो है। तो सवाल ये है कि अगर इन कीड़ों के हमले और फंगस के जागने का वक्त ही बदल गया, तो क्या हमारी रिवायती 3 साला फसलों के हेर फेर की पुरानी हिकमत अमली आने वाली दहाई में कारामद रहेगी? हाँ, ये एक बहुत गहरा सवाल है। या फिर हमें अपनी ज़राअत, अपने बीजों और अपनी हिकमत अमली को बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन करना पड़ेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसान और ज़रई माहिर को मिलकर तलाश करना है। यकीनन ये एक ऐसा चैलेंज है जो हमारे मुस्तकबिल की बका से जुड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस गहरे जायजे और तफसीली सेमिनार से आपकी मालूमात में गिरा कदर इजाफा हुआ होगा और आप अपनी फसल की बेहतर हिफाजत कर सकेंगे। फॉर कंसल्टेंसी व्हाट्सएप +92 3499 841886। सब्सक्राइब टू JQ Global Agriculture।